हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलॉजी। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सर्विस सेकंड, जो कि 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है। और जो अभी तक हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन्होंने इसमें 3-4 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। जो नए जुड़ रहे हैं उनको हम बताते हैं कि ये हमारा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग की विधियाँ कौन कौन सी हैं, हम ऐसे कौन से मेथड्स अपनाते हैं कंटूरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो मेथड्स ऑफ कंटूरिंग ही पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं और लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर पढ़े थे। हमने कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। अब उसी के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग करने में हम कौन कौन सी विधियों को अपनाते हैं और कंटूरिंग कैसे जाती है। कंटूरिंग होती क्या है ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि किसी भी पॉइंट ज़मीन पे अगर हमारे पास कोई एक क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल पर अगर हम अलग अलग पॉइंट्स को मार्क कर लें और इन पॉइंट्स का हम एलिवेशन फाइंड आउट कर लें। एलिवेशन मतलब उच्चता। तो अगर इन बिंदुओं को जो उच्चता फाइंड आउट करने के बाद अगर हम इनको एक इमेजिनरी लाइन द्वारा मिला देते हैं तो यही जो रेखा होती है इसी को हम कंटूर लाइन बोलते हैं। और ये जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं इसी को कंटूरिंग बोला जाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आइए यहाँ पे देखेंगे हम कि मेथड्स कौन कौन से हैं कंटूरिंग के। तो मेनली जो हम मेथड्स अपनाते हैं वो 2 मेथड्स ही अपनाते हैं कंटूरिंग करने में। पहला जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, पहले वो हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। एंड दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। मेनली हम 2 ही मेथड अपनाते हैं कंटूरिंग करने में, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि बोला जाता है। क्लियर। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में। पहला यूजिंग लेवल एंड स्टाफ। इसमें क्या करते हैं कि हम कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। लेवल लेवल का करते हैं। लेवल मतलब अलग अलग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डंपी लेवल है, ऑटो लेवल है, थियोडोलाइट है। तो उनमें से कोई एक हम लेवल ले लेते हैं, एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और दूसरा लेवलिंग करने के लिए पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ आपने सर्वे फर्स्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, डंपी लेवल वगैरह, और सर्वे करा कैसे जाता है, राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ये सब वहाँ पे आपने पढ़ रखा है। तो आई होप यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है यूजिंग, सेकंड जो हम करते हैं डायरेक्ट मेथड में, यूजिंग हैंड लेवल। और इसके जो होते हैं इसके 3 मेथड होते हैं। क्लियर है ना। तो इन सारे मेथड्स को हमने इसीलिए ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो PDF है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है ना। तो कितने मेथड्स हमने बताए, 2। पहला डायरेक्ट मेथड जिसे हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड जिसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि बोला जाता है। डायरेक्ट मेथड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, बाय यूजिंग लेवल एंड स्टाफ और दूसरा हैंड लेवल। यहाँ पे स्टाफ का मतलब हमारे साथ जो काम करते हैं कहीं भी किसी भी कंपनी में, उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये क्या होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने सर्वे फर्स्ट में देखा होगा या फिर गूगल कर लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा स्टाफ क्या होता है। तो ये एक सफ़ेद कलर का इंस्ट्रूमेंट होता है और इस पर क्या होता है, जैसे स्केल होती है हमारे पास पटरी, वैसे ही जस्ट स्केल की तरह ही क्या होता है, ये एक बड़ी स्केल होती है और इस पर रीडिंग लिखी होती है यहाँ पे। तो इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अगर पढ़ी हैं तो सर्वे फर्स्ट में पढ़ रखी होंगी। इसी को बोला जाता है स्टाफ। इसी की हेल्प से हम रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ना।
तो स्टाफ क्या होता है, अगर यहाँ से भी अभी नहीं क्लियर हुआ तो गूगल कर लीजिएगा, स्टाफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा गूगल पे। इसके बाद है अप्रत्यक्ष विधियाँ 3 हैं, बाई मेथड ऑफ स्क्वायर्स, बाई मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लास्ट है बाई टेक्योमीटर आर, और इसी को हम बोलते हैं रेडियल मेथड। ठीक है ना, रेडियल लाइन मेथड। तो टोटल 2 विधियाँ हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट विधि को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बाय यूजिंग लेवल एंड स्टाफ, एंड सेकेंड जो होगा वो हैंड लेवल। इनडायरेक्ट मेथड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला बाय यूजिंग बाय मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दूसरा बाय मेथड ऑफ स्क्वायर, एंड थर्ड जो होता है बाय टेकोमीटर या फिर रेडियल लाइन मेथड। क्लियर हुआ ना। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए पहली जो विधि है डायरेक्ट मेथड क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर पहले मेथड की बात करी जाए, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कोई एरिया होता है नॉर्मली, अगर जहाँ पे हमें सर्वे करना है, हम मान लेते हैं रफली कि हमारे पास कोई एक एरिया है और इस एरिया का हमें सर्वे करके इसकी कंटूरिंग जो है वो कर लेनी है, कंटूर लाइन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेने हैं। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले काम क्या होता है कि हमारे पास पहली बात तो एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहला एक ट्राइपॉड होना चाहिए, दूसरा ट्राइपॉड है तो एक आपके पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, या फिर सिंपली जिसे हम लेवल बोलते हैं। ठीक है, चाहे लेवल बोल दीजिए आप, चाहे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट बोल दीजिए। ठीक है ना। तो पहला मेन ट्राइपॉड होना चाहिए, जहाँ पे आपको क्या करना है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट उस पर फिक्स करना है। ट्राइपॉड कैसा होता है, कुछ 3 पैरों वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉर्मली आपने देखा भी होगा, अभी तो चल रहा है कि जिस पे कैमरा वगैरह सेट करते हैं, बस जैसे कैमरा या फिर फ़ोन सेट करने वाला ट्राइपॉड होता है, सेम एज ही क्या होता है इसका भी होता है, बस इसका ट्राइपॉड थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसी पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते हैं ऊपर। क्लियर हुआ ना। तो ये आपका ट्राइपॉड हो गया और ये इंस्ट्रूमेंट। तो पहला ट्राइपॉड, दूसरा हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको लेवल करने के लिए ये हमारी प्राइमरी जो नीड्स हैं, जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पास एक बबल ट्यूब होनी चाहिए, या फिर नॉर्मली अगर इंस्ट्रूमेंट में बबल ट्यूब होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेट वो चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो बबल ट्यूब आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्लम बॉब होना चाहिए। बबल ट्यूब से हम इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग कर लेते हैं, और प्लम बॉब की हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग कर लेते हैं। ये लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन ये सर्वे फर्स्ट में आपने पढ़ रखा है, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इतने इंस्ट्रूमेंट की हमें मेनली जो हमारा इसके बाद जो फिफ्थ है, एक और बच रहा था स्टाफ। स्टाफ उसके बाद एटलीस्ट आपके पास 2 लेबर होने चाहिए। लेबर में एक आपका सर्वेयर हो जाएगा, सर्वेयर या फिर जो सर्वेयर ही होगा। उसके बाद दूसरा जो होता है वो स्टाफ मैन होता है। स्टाफ मैन मतलब जो स्टाफ को पकड़ता है, स्टाफ को जो पकड़ेगा वो स्टाफ मैन हो जाएगा, और जो रीडिंग फाइंड आउट करेगा, जो रीडिंग को पढ़ता है, उसे सर्वेयर बोला जाता है। तो एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए आपके पास, और इतने इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो क्षेत्रफल होता है अंदाज के, हम उसके लगभग सेंटर में अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। तो लगभग सेंटर में हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको अंदाज के अलग अलग पॉइंट पे, नॉर्मली अगर हम कई सारे पॉइंट को
यहाँ पे कर लें, नोट डाउन कर लें कि इन्हीं पॉइंट पे हमें रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहला काम होता है कि इन पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना होता है, सबसे पहले तो हम इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग और सेंटरिंग करेंगे। लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन जब कर लेंगे, पूरी तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाएगा, तो सबसे पहला काम हमारा होता है यहाँ पे एक बेंचमार्क फाइंड आउट करना। बेंचमार्क, और बेंचमार्क कैसा होना चाहिए, एक तो अस्थाई बेंचमार्क होता है जो कि हमें हमारी जो मीन सी लेवल से डिस्टेंस होती है, मीन सी लेवल से ऊंचाई, समुद्र तल से मीन सी लेवल का मतलब समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है वो हमें पता होती है ऑलरेडी, उस क्षेत्र का जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमें सर्वे करना है, उसकी मीन सी लेवल से ऊंचाई पता होती है, तो वो अस्थाई बेंचमार्क होता है। उसी के रेफरेंस में, अस्थाई बेंचमार्क के रेफरेंस में हम एक दूसरा बेंचमार्क वहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं जिसे बोला जाता है अस्थाई, ठीक है। अब जैसे अगर हम नॉर्मली ले लेते हैं कि हमारा बेंचमार्क 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, तो आपका जो बेंचमार्क हो गया वो हो गया 100 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई हमने कितना मान लिया 100 मीटर। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, आपको अब बेंचमार्क पता चल गया, बेंचमार्क जब पता चल जाता है उसके बाद हम ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपने टेलीस्कोप लगा रखा है, जो भी होगा, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, जो भी है, तो इसका जो लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको बोला जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। HI से इसको हम डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? इतना काम हम कर लेंगे। पहला काम होगा बेंचमार्क फाइंड आउट करना, दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना। जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, अब मान लेते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उपकरण की ऊंचाई जो है वो कितनी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मान लीजिए हमने 1.2 मीटर निकाल लिया, तो हाइट ऑफ उपकरण की ऊंचाई ज़मीन से कितनी हो गई 1.2 मीटर। उसके बाद 100 मीटर हमारे पास बेंचमार्क है। क्लियर हुआ? अब सबसे पहला काम होगा, ये करने के बाद हम वहाँ पे उस क्षेत्र का, इसके पीछे जैसे हमें रीडिंग लेनी है तो क्या करेंगे, हम एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक नया पॉइंट मान लेंगे और उस पर स्टाफ रखते हुए, ये जो लेवलिंग स्टाफ होता है इसको रख कर हम एक बैक साइड ले लेते हैं। क्या करेंगे, बैक साइड। एक रीडिंग, पीछे जो रीडिंग लेते हैं उसको हम, इंस्ट्रूमेंट के जो पीछे रीडिंग ली जाती है उसको बोला जाता है बैक साइड, ठीक है ना। जैसे आपको सर्वे तो इधर करना था सामने की ओर, लेकिन क्या किया, आप आगे ना करके सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टाफ रखेंगे और एक रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। यही जो आप रीडिंग लेंगे इसी को बोला जाएगा, क्या बोलेंगे हम, बैक साइड बोलेंगे, ठीक है। जो बैक साइड आएगी, जैसे मान लेते हैं बैक साइड यहाँ पे आ रही है 102.5 मीटर, कितनी आ गई 102.5 मीटर। अब 102.5 मीटर कैसे आएगी, अगर हमने बेंचमार्क 100 मान लिया है तो अब जो हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो कम या ज़्यादा ही तो होगी। तो अगर ये ग्राउंड से थोड़ा सा नीचे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने रखा स्टाफ, तो ये जो हम रीडिंग ले लेंगे वो क्या होगा, बेंचमार्क हमारे पास 100 था, तो अब ये जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो क्या होगा, 100 से ज़्यादा ही तो होगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग आ रही वो 1.25 मीटर आई। उसमें से क्या करेंगे, हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को घटा देंगे। जैसे रीडिंग तो हमें यहाँ की मिली, अब अगर हम ये जो उपकरण की ऊंचाई है इसको घटा दें तो हमें इसकी जो एक्चुअल हाइट है, जो एक्चुअल एलिवेशन है वो हमें मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, उसका रीज़न यही है, आपने सर्वे फर्स्ट में पढ़ा होगा, बस आपके दिमाग से उतर गया होगा कि बैक साइड क्या होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। क्लियर ना, लेवल क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने सर्वे फर्स्ट में पढ़ रखा है। अगर इन सारी चीज़ों को हम दोबारा डिस्कस करेंगे तो फिर
इसका भी अलग से पूरा एक चैप्टर ही है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें पीछे का पढ़ना पड़ जाएगा ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम एक सेंटर पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमें एक बेंचमार्क पता होता है जो कि मीन सी लेवल से ऊंचाई होती है। बेंचमार्क सेट करने के बाद हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद एक बैक साइट लेते हैं। बैक साइट लेने के बाद क्या करते हैं कि उसमें से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जब हम घटा देते हैं तो वहाँ का जो एक अस्थायी बेंचमार्क है, ठीक है ना, एक अस्थायी बेंचमार्क मिल जाता है। अब उसी अस्थायी बेंचमार्क के रेफरेंस में हम सारे पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जैसे अब हमने इस पॉइंट का मान लीजिए बेंचमार्क फाइंड आउट करने के बाद हमने इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट किया और वो कितना आ गया 101.5 मीटर या 2 मीटर मान लेते हैं। 101.2 मीटर इसकी रीडिंग आई। क्लियर हुआ ना। तो अब क्या करना है कि हमें सेम एलिवेशन के ही पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब हम ज़मीन पे अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद हम 101.2 वाले पॉइंट जहाँ जहाँ मिलेंगे सबको मार्क करते हुए चले जाएंगे। हम मान लेते हैं कि इसके बाद जो मिलता है हमें यहाँ पे 101.2 मीटर वाला पॉइंट मिलता है। अगर इसके अलावा रीडिंग का कोई पॉइंट मिलता है तो हम उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, एरर्स आ जाते हैं। क्या करना है आपको, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को ही पहले फाइंड आउट करना है। अगर आपको 101.2 मीटर का मिला तो आप अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे, 101.2 मीटर वाले ही ज़मीन पे ढूंढेंगे। अब ये भी अगर 101.2 मीटर का है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा जो 101.2 मीटर का है। तो सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, हम हमारे पास जो प्लॉटिंग पेपर होता है उस पर एक इमेजिनरी लाइन द्वारा इसे हम मिला देते हैं। यही जो लाइन होती है इसी लाइन को बोला जाता है कंटूर या फिर कंटूर लाइन। क्लियर हुआ ना। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम और भी सारे पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसका आ गया 101.3 मीटर या फिर 101.7 मीटर या फिर चाहे जो मान लीजिए आप 102 मीटर आ गया। तो ये भी कितना होगा 102 मीटर, ये भी 102 मीटर, ये भी 102 मीटर। ऐसे ही सारे पॉइंट्स का हम एलिवेशन फाइंड आउट करके इनको एक इमेजिनरी लाइन द्वारा मिलाते चलेंगे और यही जो लाइंस हमें मिलेंगी इन्हीं को हम बोलते हैं कंटूर लाइन या फिर कंटूर। और ये जो पूरा प्रोसीजर हम अपनाते हैं इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंटूरिंग बोलते हैं। और ये जो विधि होती है ये कौन सी विधि होगी, डायरेक्ट मेथड होगा, प्रत्यक्ष विधि होगी। क्लियर हुआ ना। ये क्या होता है कि अब इसमें इसका आपने देखा तो प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। प्रोसीजर कैसा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये टाइम टेकन होता है। कैसा होता है, टाइम टेकन। पहली बात तो क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा, अब टाइम ज़्यादा लगेगा क्या तो क्या होगा, इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब लागत भी ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से लागत भी ज़्यादा आ जाती है। बस इसको अगर हम थोड़ा सा तेज़ी के साथ करना चाहें तो इसी में हम क्या करते हैं, हम हैंड लेवल का यूज़ कर लेते हैं। हैंड लेवल से काम थोड़ा सा आसान और जल्दी हो जाता है। तो डायरेक्ट मेथड का पूरा प्रोसीजर आपको PDF में मिल जाएगा। अगर यहाँ से कम समझ में आया है तो जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें इसका पूरा प्रोसीजर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसको वीडियो देखिएगा, इसके जस्ट बाद आप नोट्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ ना। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होता है। ये पूरा काम करने के बाद जितना हमने रीडिंग फाइंड आउट करी, रीडिंग फाइंड आउट जब हम कर लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऑफिस में बैठ के आसानी से, पहले तो रफली हम करते हैं, रफली करने के बाद हम ऑफिस में बैठ के इसको हम अच्छे से प्लॉटिंग पेपर पे और उसके बाद अपने सिस्टम पे इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना।
इसके बाद दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने 3 देखे थे। इसमें पहला क्या था, इसमें पहला था मेथड ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वर्ग। मतलब जो हमारे पास पूरा एक क्षेत्रफल होगा, मान लेते हैं सेम क्षेत्रफल था जिसका हमने पीछे, जिसकी हमने कंटूरिंग करी। अब क्या करना है, उसमें हमने ओरली कहीं भी पॉइंट को मान लिया और वहाँ पे स्टाफ रखा और हमने रीडिंग फाइंड आउट कर ली। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम हम करते हैं कि पूरे ग्राउंड को, ये जो पूरा हमारा क्षेत्रफल है, इसको हम 5 से 30 मीटर की, अगर क्षेत्र छोटा है तो हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे, और क्षेत्र बड़ा है तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे और बढ़ा देंगे 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर के आसपास। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि हम पूरे क्षेत्रफल को क्या करेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे, और स्क्वायर्स की जो साइज़ होगी वो हम 5 से 30 मीटर तक रखेंगे। क्लियर ना? ये थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। तो ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइज़ कितनी होती है, जैसे अगर हमने 5 मीटर ले लिया तो 5 मीटर ये और 5 मीटर ये तो होता है। स्क्वायर में क्या होता है, जो डायमेंशंस होती हैं वो बराबर होती हैं। जब डायमेंशंस लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो इतना करने के बाद अब ये जो डिस्टेंस हम रखते हैं 5 से 30 मीटर तक रख लेते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा क्षेत्रफल कितना ज़्यादा छोटा या बड़ा है। छोटा या बड़ा, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये जो हमें हर पॉइंट्स मिले हैं जहाँ जहाँ पे ये कट हो रहा है, हमारा काम यही होता है कि हम इन्हीं पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं। केवल इन्हीं पॉइंट्स का, हम सारे पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट कर लेंगे मेथड ऑफ स्क्वायर में। सारे पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट कर लें, और जो समान उच्चता वाले बिंदु होंगे, मानते हैं कि ये आया 103.1 मीटर ये, और ये आ गया 103.1, इसके बाद ये आ गया 103.1, ये आ गया 103.1, ये आ गया 103.1। तो क्या करेंगे, अब जो 103.1 वाले पॉइंट हैं इनको हम एक इमेजिनरी लाइन द्वारा मिलाते हुए चले जाएंगे। तो यही जो कंटूर लाइन मिलेगी इसी को हम बोल देंगे कंटूर लाइन, या फिर नॉर्मली कंटूर। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही ये मिल गया हमें 103.5, ये मिल गया 103.5, और ये मिल गया 103.5। तो क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम मिला देंगे, तो ये तुम्हारे पास दूसरी कंटूर लाइन हो जाएगी। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे ही करते हुए हम इसमें मेथड ऑफ स्क्वायर में भी कंटूरिंग कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये होता है मेथड ऑफ स्क्वायर। सिंपल ही होता है, प्रोसीजर जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया वही यहाँ भी अपनाते हैं, बस यहाँ पे हम स्क्वायर्स में इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना? इसके बाद दूसरा जो होता है मेथड ऑफ स्क्वायर के बाद हमने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शंस। कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शंस। देखो इसमें क्या करते हैं, ये भी लगभग मेथड ऑफ स्क्वायर जैसे ही होता है। तो इसमें जो हमारा एक क्षेत्रफल होता है, जो हमारा एक एरिया होता है, हम इसको स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं करते हैं। हम स्क्वायर्स में डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक सेंटर लाइन मान लेंगे। इस जो क्षेत्र का होता है, इस क्षेत्र की हम एक सेंटर लाइन मान लेते हैं, एक केंद्र रेखा। अब इसी केंद्र रेखा को
हम जैसे यहाँ पे हमने किया था कि 5 से 30 मीटर तक की डिस्टेंस ले सकते थे, वैसे हम यहाँ भी क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अलग अलग इस पर पॉइंट्स हम मान लेंगे, और इन पॉइंट्स का क्या होगा, इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 5 से 30 मीटर तक हम रखते हैं। हर पॉइंट पे हम अपने उपकरण को सेट करेंगे। जैसे इस पे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया, तो अब इतना करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ए पॉइंट मान लेते हैं ये है, ए पॉइंट पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया। अब क्या करना है कि इसके अगर इसको देखें तो हम ये लेफ़्ट साइड अगर है, इधर को अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा। ठीक, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड। तो आपको क्या करना है, रीडिंग दोनों तरफ लेनी है, लेफ़्ट साइड भी लेनी है और राइट साइड भी लेनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से हमारा काम होता है कि जैसे हम लेफ़्ट साइड ले रहे हैं तो लेफ़्ट साइड हम, ये तो हमारे डिस्टेंस हम कितना रखते हैं, ये वाली डिस्टेंस हम रखेंगे 5 से 30 मीटर तक, और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं हम इसे 5 से 10 मीटर के बीच में लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कितनी लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लेते हैं 5 से 30 मीटर तक, ये जो रखते हैं उपकरण के बीच की दूरी, और जो वर्टिकल डिस्टेंस हम लेते हैं वो हम लेते हैं 5 से 10 मीटर के बीच में। तो 5 से 10 मीटर पे आपको अलग अलग पॉइंट, अब जैसे इसको हमने मान लिया ये 5 मीटर, ये वो जो डिस्टेंस होगा ये कितनी है, 5 मीटर है। ऐसे ही हम 5-5 मीटर के उस पर अलग अलग रीडिंग्स ले लेंगे और सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को इमेजिनरी लाइन द्वारा मिला देंगे। क्लियर हुआ ना। और ये हमेशा हम कितने पे लेते हैं, 90 डिग्री पे लेते हैं। कितने डिग्री पे, ये जो हम पॉइंट्स इधर लेंगे या फिर इधर लेंगे, ये सारे पॉइंट्स कितने पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। 90 डिग्री पे इस स्टेशन पॉइंट से 90 डिग्री पे कितने पे लेंगे, 90 डिग्री पे। अगर हम इधर ले रहे हैं तो कितने पे लेंगे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे ही सारे पॉइंट्स होने चाहिए और उनके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5 से 10 मीटर तक। ऐसे ही करके हम पूरे क्षेत्रफल में रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, अब सेम एलिवेशन का मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, तो इसको हम एक इमेजिनरी लाइन द्वारा मिला देंगे। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इसको मिला देंगे। तो यही क्या कहलाता है हमारा मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही हम सारे उसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं और यही हमारा कहलाता है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ठीक है। तो दूसरा मेथड भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिए या फिर इसको देखिए, वीडियो देखिए और उसके बाद आप नोट्स देख लीजिएगा। नोट्स जब पढ़ेंगे वहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम प्रोसीजर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए हम प्रोसीजर को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम केवल आपको समझाते हुए चले जा रहे हैं। लास्ट है बाई टैक्योमीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं रेडियल लाइन मेथड। एक चीज़ रह गई, ये जो हम रीडिंग लेते हैं इसको लास्ट में जब हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करते हैं हम इंटरपोलेशन मेथड द्वारा। किसके द्वारा, इंटरपोलेशन मेथड द्वारा। ये एक मैथमेटिक्स का मेथड होता है, इसमें हम एक फार्मूले का यूज़ करके, जैसे 2 पॉइंट है मान लीजिए, हमने ग्राउंड पे 2 पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट किया, तो हम इनका एवरेज ले लेते हैं। तो इनका एवरेज ले लेंगे तो इसके मिड में आएगा ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अब इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू y1। आपने पढ़ा होगा, पूरा फार्मूला देखेंगे तो याद आ जाएगा। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू y2 y1। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो एवरेज होता है, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, जैसे y2 y1 है तो इसके बीच का एवरेज क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y को हम लेके और हम उसके मिड का पॉइंट लिखते हैं। तो हम जो रीडिंग करते हैं वो किसकी हेल्प से, बाय मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन हम आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद ही टॉपिक है। इसके भी अलग अलग विधियाँ हैं। तो रेडियल लाइन मेथड में हम क्या करते हैं,
रेडियल लाइन मेथड में हम सिंपली जो हमारा ग्राउंड होता है, अभी पहले में हम क्रॉस सेक्शन में डिवाइड किया, दूसरे में पहले में हमने स्क्वायर में डिवाइड किया, दूसरे में हमने क्या किया, एक सेंटर लाइन मान ली, फिर क्रॉस सेक्शंस उसके करते हुए हमने वहाँ पे रीडिंग फाइंड आउट कर ली। लास्ट में क्या होता है, रेडियल लाइन या टेक्योमीटर में हम एक सेंटर, हमारे ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं सेंटर में इमेजिन करके, यहीं पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, जो टेक्योमीटर होता है। टेक्योमीटर द्वारा हम ऑप्टिकल मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद हम अलग अलग पॉइंट पे अपने स्टाफ को रखते हुए हम यहीं पे एक ही जगह से सारी रीडिंग्स को ले लेते हैं। सारी रीडिंग्स लेने के बाद हम इनको एक इमेजिनरी लाइन द्वारा मिला देते हैं, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को, ठीक है ना। यही जो मेथड होता है इसी को बोला जाता है बाय टेक्योमीटर या फिर रेडियल लाइन मेथड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के बीच में कंपैरिजन लेके। छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके जस्ट बाद ही हम स्टार्ट कर लेंगे इंटरपोलेशन, अंतर्वेषण जिसे बोला जाता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।